तो फैराडे ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों में हमने कल देखा था कि एक चुंबक को जब कुंडली के पास लाया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कहां से आती है ये विद्युत धारा, उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम फैराडे के नियमों को देखेंगे कि नियम कौन कौन से। तो विद्युत धारा कहां से आती है और क्यों उसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसको हम बहुत ज्यादा पीछे से शुरू करेंगे। थोड़ा पहले अपन जो पहले आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में उनको हम रिवाइज करवाएंगे, फिर उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर समझ सकोगे। तो सबसे पहले आप देखें, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा होती क्या है। ये आपने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि विद्युत धारा का मतलब होता है किसी भी चालक में आवेशों की एक निश्चित डायरेक्शन में गति होना। जैसे ये कोई एक चालक है, इस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उल्टी सीधी अनियमित गति करते रहते हैं। जिसकी जहां इच्छा है वहां चला जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसे कहीं भी चलते रहते हैं। इस प्रकार की गति से विद्युत धारा नहीं बनती है। जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई भी आवेशित कण हो, प्लस आवेश वाला हो, कोई भी आवेश वाला हो, जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हम कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को थोड़ा सा हम और बड़ा करके बनाएं। ये एक चालक है और इस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने आपको बताया था 10 से 29 की घात इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर के टुकड़े में होते हैं। मतलब कहने का मतलब है बहुत ज्यादा संख्या में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आंसर है इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ, कोई ऐसा, कोई वैसा, कोई इस प्रकार से, जिसकी जहां इच्छा हो वहां वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से विद्युत धारा का निर्माण नहीं होता है। यदि हम इस चालक का संबंध किसी सेल या बैटरी से कर देते हैं या इसका संबंध हम बिजली के बोर्ड से कर देते हैं तो ये सभी इलेक्ट्रॉनों पर बैटरी के द्वारा एक फोर्स लगता है और जो कहीं भी जा रहे थे पहले अब वो एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से चलने लगते हैं, ऐसे एक ही डायरेक्शन में। और जब एक ही डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि इस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का मतलब क्या है, किसी भी चालक में जो आवेश हैं या जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक ही डायरेक्शन में मूव करना, उसको विद्युत धारा बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ ऐसे चलेंगे तो विद्युत धारा निर्मित नहीं होती। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलें, चाहे वो ऐसे चलें, चाहे ऐसे चलें, चाहे ऊपर की ओर जाएं, चाहे नीचे की ओर जाएं, चाहे वृत्ताकार शेप में घूमें, लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलें। सभी एक प्रकार से अगर मूव करेंगे तो हम बोलेंगे इस चालक के अंदर विद्युत धारा फ्लो हो रही है। ये समझ आया। और अनियमित गति होगी तो विद्युत धारा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा आपके हम इसको मेमोरी में रिफ्रेश कराना चाहते थे, इसलिए हमने इसको फिर से आपको बताया कि विद्युत धारा का मतलब होता है सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलें। ठीक, एक और हमने वर्ड पढ़ा था विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करो। पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, हमने एक सेल बनाया था, इस सेल में एक विद्युत अपघट्य भरा होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर एक विद्युत अपघट्य होता है। ये विद्युत अपघट्य कोई भी हो सकता है। नमक का पानी हमने ले लिया, NaCl का जलीय विलयन, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक जिंक का और एक कॉपर का। 2 क्षण हमने इसमें डुबो दी, उनका नाम होता है इलेक्ट्रोड। ठीक, अब जब क्रियाविधि शुरू होगी तो जिंक सबसे पहले आयनित होगा, उसके बाद NaCl आयनित होगा, फिर ये इससे क्रिया करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अंत में होता क्या है, जब ये सभी क्रियाविधि हो चुकी होती है
तो इस वाली छड़ पर माइनस आवेश इकट्ठे हो जाते हैं और इस वाली छड़ पर प्लस आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में धन आवेश इकट्ठे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऋण आवेश इकट्ठे हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फिजिक्स में ही पढ़ चुके हो, उस पर हमें दोबारा नहीं जाना है। हमें केवल ये बात सीखना है कि एक सेल के अंदर होता क्या है। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप एक छड़ पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी छड़ पर नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये चार्जेस चाहते क्या है? ये चार्जेस चाहते हैं कि यदि इनको एक रास्ता मिल जाए, ये यदि हम इनको एक रास्ता दे दें, तुरंत ये पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होकर इस नेगेटिव चार्ज के पास पहुंच जाएंगे। सभी पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां जाएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि सभी आवेश एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नहीं कि कोई धन आवेश ऐसा जाए और कोई धन आवेश ऐसा जाए, ऐसा नहीं होता। सभी पॉजिटिव किसके पास जाना चाहते हैं? नेगेटिव के पास। उनको ये रास्ता मिल गया तो ये यहां से जाके सभी पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में जाके नेगेटिव से मिलेंगे। हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है। और जब इसको रास्ता नहीं मिलेगा, ये इसको रास्ता नहीं मिलता है, जब ये सेल तुरंत बना था तो ये सभी चार्ज इसके पास जाना चाहते थे, अभी जा नहीं पा रहे, अभी उनके पास रास्ता नहीं है, वो केवल जाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इस सेल में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है। एनर्जी स्टोर होने का मतलब क्या होता है? ये सभी आवेश एकदम प्रेशर से इसके पास जाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा उस सेल में है, क्योंकि वो आवेश उसके पास जाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर एक चुंबक को पकड़ा, यहाँ पर हमने एक एल्पिन को पकड़ा, ये एल्पिन चुंबक के पास जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पा रही कि हम पकड़े हुए हैं। तो हम ये बोलेंगे इसको पकड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो तो इसके पास जाना चाहता है, हम जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, मतलब इसके पास इस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उस ऊर्जा के द्वारा वो वहां जाना चाहता है। तो जब कोई चीज कोई काम करना चाहती लेकिन कर नहीं पाती, उसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा उसके पास एनर्जी है, बहुत ज्यादा उसके पास ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा को हमने उस वाले अध्याय में क्या नाम दिया था? ईएमएफ। अभी इस सेल के पास क्या है? ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा है। जैसे ही हम एक तार के द्वारा उन दो छड़ों को जोड़ देंगे तो वो ऊर्जा विद्युत धारा बन के प्रवाहित होने लगेगी। ये थोड़ी समझ में आई? ईएमएफ क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने के पहले की कंडीशन। पहले हमेशा कौन उत्पन्न होता है? पहले हमेशा ईएमएफ उत्पन्न होता है, पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर हम उसको रास्ता देंगे तो वो ऊर्जा फ्लो होगी और हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, पंखे से डोरी बिजली के बोर्ड तक गई हुई है, हमने स्विच को ऑन किया तो वो इलेक्ट्रॉन डोरी में से होकर पंखे तक आना चाहते हैं। ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है? ईएमएफ। और जैसे ही आने लगेंगे तो फिर वो कंडीशन क्या है? विद्युत धारा, करंट। ठीक है। तो हमेशा पहले कौन उत्पन्न होता है? पहले ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये दो बातें आप पहले याद कर लो कि सबसे पहली बात कौन सी? विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में निश्चित डायरेक्शन में आवेशों का फ्लो होना, निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का मूव करना, ये है विद्युत धारा। दूसरी बात, ईएमएफ क्या होता है? किसी भी चालक के इलेक्ट्रॉन ठीक चलने को तैयार हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, और रास्ता मिलेगा तो वो चले जाएंगे तो विद्युत धारा बन जाएगी। ठीक है। इस सेल के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने को एकदम तैयार है, मतलब इस सेल के पास क्या है? ईएमएफ, एनर्जी। इस सेल के पास ऊर्जा है जो आवेशों को यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक चलाने के लिए तैयार है। ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ और करंट। अब हम फैराडे के प्रयोग पर वापस आते हैं। पिछली क्लास में आपने स्टडी किया, ये एक कॉइल है और इस कॉइल में यहां पर हमने धारा मापी अटैच कर दिया। ये और एक चुंबक
इससे बहुत दूर स्थित है यहाँ। अब फैराडे ने किया क्या था, फैराडे ने एक कुंडली के पास एक चुंबक को लाए, तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। कहां से आई वो विद्युत धारा, जबकि ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, ना कोई विद्युत धारा का स्रोत है और ना ही बिजली का बोर्ड है। केवल एक चुंबक के कुंडली के पास आने और दूर जाने से उसके अंदर विद्युत धारा कैसे प्रेरित हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप समझने की कोशिश करो और दो बातों को मन में रखो। विद्युत धारा होती क्या है, निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का चलना। दूसरी बात, चलने के पहले वाली कंडीशन को क्या कहते हैं, जब उनके पास एनर्जी है, वो चलने के लिए तैयार है, उसको हम कहते हैं ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। ठीक, अब देखो ये एक कुंडली है, ये मान लो एक हमारे हाथ में एक कुंडली है और इस कुंडली के अंदर जो कुंडली की एक तार होती है, तो कुंडली में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये हमारी अंगुलियों में ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारी अंगुलियां हैं, ये ऐसी कुंडली है पूरी गोल और ये अंगुलियों में क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो कुंडली है ऐसे तार से मिलकर बनी हुई है और तार के अंदर क्या होते हैं, ये तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तार के अंदर हैं, ये कुंडली के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अभी ये चुंबक कुंडली से बहुत दूर है, जब ये चुंबक कुंडली से बहुत दूर है तो इस कुंडली का फ्लक्स कितना है, फ्लक्स मतलब कितनी बल रेखाएं, कल हम डिस्कस किया था, कितनी बल रेखाएं उस कुंडली पर आ रही है, तो आंसर है जीरो फ्लक्स है, क्योंकि चुंबक बहुत दूर है, इसका फ्लक्स यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, मतलब इसका फ्लक्स इस समय क्या है, जीरो, क्योंकि ये चुंबक कुंडली से बहुत दूर है, इसका फ्लक्स यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए कुंडली का फ्लक्स कितना है, जीरो है, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो हम इस चुंबक को धीरे धीरे कुंडली के पास लाते हैं, तो क्या होता जाता है, इसका फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। पहले इसका फ्लक्स जीरो था, अब जब चुंबक इसके पास आई तो इसका फ्लक्स 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब इस कुंडली का फ्लक्स जो पहले शून्य था, अब चुंबक के पास आने के कारण वो फ्लक्स क्या होने लगा है, इंक्रीज होने लगा, बढ़ने लगा है। लेकिन आपने 11वीं में एक नियम पढ़ा है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है और जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहना चाहती है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहना चाहती है, यदि उसमें परिवर्तन करोगे तो वस्तु उसका विरोध करेगी, वो नहीं चाहती। ठीक है, ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ये यहाँ पर रखा हुआ है तो वहीं रखा रहना चाहता है, ये यहां से यहां नहीं आएगा, वो यहां से यहां आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से यहां लाने में आपने जो मेहनत की, ये मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इसने उसका विरोध किया। ठीक है, तो ये आपने 11वीं में पढ़ा है, इसको कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब है जो वस्तु जैसी है वो वैसे ही रहना चाहती है, यदि आप उसमें कोई चेंज करोगे तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो चेंज उसमें ना हो। हालांकि अपन कर देते हैं क्योंकि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये चौक नहीं चाहती कि बोर्ड पे जाके कुछ लिखे, लेकिन हम इसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो वो लिख देगी, क्योंकि वो तो छोटी सी एक चौक है, लेकिन कोशिश पूरी करेगी कि वहां तक वो ना जाए, विरोध पूरा करेगी। उसी विरोध को तोड़ने के लिए आपको यहाँ तक जाने में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, वापस आते हैं, ये एक चुंबक है जो कुंडली से बहुत दूर थी, इसलिए इसका फ्लक्स जीरो था। जब ये चुंबक इसके पास आती है तो इसका फ्लक्स बढ़ने लगता है, कुंडली का फ्लक्स पहले कितना था, जीरो, और चुंबक के पास आने से क्या हुआ, उसका फ्लक्स बढ़ने लगा। तो क्या कुंडली उसको बढ़वा लेगी आराम से, आंसर है नहीं बढ़वाएगी, कुंडली इसका विरोध करेगी। कुंडली का फ्लक्स पहले जीरो था और कुंडली क्या चाहती है कि हमारा फ्लक्स कितना रहे, जीरो, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं चाहती, परिवर्तन का वो विरोध करती है जड़त्व के नियम के कारण। तो जैसे ही चुंबक इसके पास आती है, ये कुंडली इस चुंबक का विरोध करती है। क्यों विरोध करती है, क्योंकि उसका फ्लक्स बढ़ने लगा, वो नहीं चाहती हमारा फ्लक्स बढ़े, तो वो कुंडली उस चुंबक का विरोध करती है। ठीक है, कुंडली चुंबक का विरोध कैसे कर सकती है, किस प्रकार अपना विरोध को वो उसका चुंबक के पास आने का विरोध करेगी।
तो चुंबक के पास आने का विरोध कौन कर सकता है? आंसर है चुंबक के पास आने का विरोध एक और चुंबक कर सकता है। कैसे? ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये एन ध्रुव है, ये भी एन ध्रुव है, ये इसको अपने पास आने देगा कि नहीं आने देगा? आंसर है नहीं आने देगा, क्योंकि एन एन के पास नहीं आता। तो ये चुंबक इस चुंबक का विरोध करती है। ठीक है, अब फिर से ये जो कुंडली है, ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, ये चुंबक यहां से आ रही है, ये कुंडली का फ्लक्स बढ़ने लगा, इसलिए वो क्या करेगी? चुंबक का विरोध करेगी। अब कुंडली चुंबक का विरोध नहीं कर सकती, चुंबक का विरोध केवल कौन कर सकता है? केवल एक चुंबक कर सकता है। तो ये कुंडली भी अपने आप को एक चुंबक बना लेती है। क्यों बना लेती है? ताकि वो उस चुंबक का विरोध कर सके। क्यों विरोध करना है उसको? क्योंकि जड़त्व का नियम है कि हर चीज अपनी अवस्था बदलने का विरोध करती है। तो ये कुंडली भी चुंबक के पास में आने का विरोध करेगी, लेकिन वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो इस समय एक चुंबक नहीं है। वो कब विरोध कर पाएगी? जब वो एक चुंबक बन जाएगी। और कोई बताओ चुंबक कैसे बनती है कुंडली? ऑस्टेड ने क्या बताया था कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो वो तार एक चुंबक बन जाता है। तो इस कुंडली को इस चुंबक के पास आने का विरोध करना है। इसका मतलब इस कुंडली को एक चुंबक बनना पड़ेगा। यदि विरोध करना है चुंबक बनना पड़ेगा। और चुंबक कैसे बनेगा? यदि इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। और विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? जब उसके इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ये जो कुंडली के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही चुंबक इसके पास आती है, ये टर्न घुमाना शुरू कर देगी। ये अपने टर्न घुमाना शुरू कर देगी। घुमाने से क्या हो जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा से क्या हो जाएगा? एक चुंबकत्व उसके पास हो जाएगा, और कुंडली का चुंबकत्व बाहर से आने वाले चुंबक का विरोध करना शुरू कर देगा। इसलिए जब भी कोई चुंबक किसी कुंडली के पास लाई जाती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करवाने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको चुंबक का विरोध करना है। और उस वृत्तीय गति करवाने से हो क्या जाता है? उस वृत्तीय गति करवाने से इस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, देखो, जब ये चुंबक यहाँ था तो इसका फ्लक्स 0 था। अब जब ये चुंबक यहाँ आ गया, थोड़े पास में आ गया, तो इसका फ्लक्स थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा इसका फ्लक्स बढ़ा, और इसने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने के लिए इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए तैयार है, इलेक्ट्रॉनों को ये घुमाने के लिए तैयार हो गया। इस अवस्था का नाम क्या है? हमने क्या बताया था अभी आपको? इलेक्ट्रॉन घूमने के तैयार है मतलब क्या? विद्युत वाहक बल। तो जैसे ही चुंबक कुंडली के पास आती है, तो कुंडली में क्या प्रेरित होता है? सबसे पहले विद्युत वाहक बल, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार है। जैसे ही चुंबक पास आएगी, इसके इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो विद्युत धारा बनेगी, विद्युत धारा बनेगी तो वो चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा तो चुंबक का विरोध करेगा। समझ आया? ठीक। लेकिन हम जबरदस्ती इसको इसके पास ले आए, कर दे तो उसको विरोध, कितना विरोध करेगी? हम जबरदस्ती इसको इसके पास ले आए, पास ले आए तो इसका फ्लक्स 0 1 2 3 4 10 हो गया। ठीक, इसका फ्लक्स 10 हो गया। अब ये कुंडली क्या चाहती है? अब इसका फ्लक्स कितना हो गया है? 10। अब ये कुंडली चाहती है कि हमारा फ्लक्स 10 ही रहे। समझ आया? जो जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है। जब उसका फ्लक्स 0 था तो वो 0 ही रखना चाहती थी, इसलिए चुंबक के पास आने का विरोध कर रही थी, लेकिन उसका विरोध नहीं चला, तो कुंडली का फ्लक्स बढ़ के 10 हो गया। अब ये कुंडली क्या चाहती है? ठीक, 10 हो गया, 10 ही रहे, कम से कम 10 ही रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब चुंबक को पीछे ले जा रहे हैं। तो पीछे जाने में क्या हो जाएगा? इसका फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगी? फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी। ठीक है, जब उसके पास आने का विरोध किया था तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमे थे, और जब दूर जाने का विरोध करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे? ऐसा ही कि उसका उल्टा। आंसर है उल्टा। ऐसे घूमने में पास आने का विरोध होता है, ऐसे घूमने में दूर जाने का विरोध होता है। ये पास आने का विरोध, ये दूर जाने का विरोध। तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करती है। तो जब ये चुंबक दूर जाने लगती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो पहले ऐसे घूम रहे थे, अब उसके दूर जाने का विरोध करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमना शुरू हो जाएंगे।
तो हमने कहा था कि पहले विद्युत धारा ऐसी बनी थी और दूर जाने में विद्युत धारा ऐसी बन गई थी। और जहां भी आप चुंबक को रोक दोगे, इसका फ्लक्स 10 था, 10 ही रहेगा, तो वो क्यों विरोध करेगी? यही तो वो चाहती थी, जो फ्लक्स है वही रहने दो। समझ आया? फिर से सुनो, शॉर्ट में होता क्या है, एक कुंडली है, उस कुंडली के पास सैकड़ों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी उल्टे सीधे मूव कर रहे हैं, विद्युत धारा फ्लो नहीं हो रहे। हमने एक चुंबक को लिया, ये कुंडली है और ये चुंबक है। इस समय चुंबक का फ्लक्स कुंडली तक नहीं पहुंच रहा, मतलब इसका फ्लक्स कितना है? शून्य, जीरो। और कुंडली क्या चाहती है कि हमारा फ्लक्स जीरो ही रहे। ठीक, हम चुंबक को इसके पास लाए, तो इसको इसका विरोध करना है। विरोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विरोध, चुंबक का विरोध कौन कर सकता है? केवल एक चुंबक। तो इस कुंडली को भी चुंबक बनना पड़ेगा, और चुंबक बनने के लिए इसको अपने अंदर विद्युत धारा फ्लो करानी होगी, क्योंकि ऑर्स्टेड ने कहा था कि विद्युत धारा से ही चुंबक बन सकता है। तो ये कुंडली अपने अंदर विद्युत धारा फ्लो कराना चाहती है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ने ऐसे घुमाया, ये घुमाया। उस घुमाने से क्या हो जाएगा? ये चुंबक के पास आने का विरोध करने लगा। अब चुंबक इसके पास आने लगी, आ चुकी है। अब इसका फ्लक्स बढ़ गया, 10 हो गया उदाहरण के लिए। अब वो 10 भी रखना चाहती है, लेकिन हम चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो फिर वो चुंबक के दूर जाने का भी विरोध करेगा, क्योंकि अब उसका फ्लक्स हटने लगा। ना वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहता है, ना फ्लक्स को घटाना चाहता है, वो तो स्थिर रखना चाहता है कुंडली। तो जब चुंबक दूर जाएगा तो वो उल्टा घूमने लगेगा, क्योंकि अब वो चुंबक को दूर नहीं जाने देना चाहता, तो उल्टा घूमने लगे उसके इलेक्ट्रॉन, मतलब उल्टी विद्युत धारा फ्लो होने लगी। ये दूर जाने का विरोध हो रहा, फिर चुंबक को पास लाए तो ऐसे घूमने लगी, ये विद्युत धारा का विरोध हो रहा, फिर ये विद्युत धारा का विरोध हो रहा, फिर ये विद्युत धारा का विरोध। ठीक है, मतलब विद्युत धारा बनने का कारण क्या है? चुंबक का विरोध करना। ये फैराडे के नियमों का एक्सप्लेनेशन है। तो हम फैराडे के नियमों के द्वारा, सॉरी फैराडे के प्रयोगों के द्वारा जो दो नियम बनाते हैं वो ये हैं, ध्यान से सुनो। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम कौन कौन से बने? फैराडे का प्रथम नियम ये बना कि जब भी किसी कुंडली के पास कोई चुंबक लाई जाती है या दूर ले जाई जाती है, या संक्षेप में कहें तो जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करते हैं, दूर जाने का भी विरोध करते हैं, पास आने का भी विरोध करते हैं। कैसे विरोध करते हैं? वो घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और घूमने भी लगते हैं। ठीक है, घूमने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। तो घूमते क्यों हैं? क्योंकि वो चुंबक का विरोध करना चाहते हैं। कैसे? खुद एक चुंबक बनकर। और चुंबक कैसे बनेंगे? विद्युत धारा के कारण। तो उसके इलेक्ट्रॉन घूमने का प्रयास शुरू कर देते हैं। तो विद्युत धारा फ्लो होने के पहले जब वो चलने के लिए तैयार थे, तो उस समय क्या बोला था हमने? इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो पहला नियम ये बनता है कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, मतलब कुंडली के इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब उसके बाद फिर क्या होगा? और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती या प्रेरित हो जाती। पहले विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, फिर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये पहला नियम समझ में आया? जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक, दूसरा नियम, कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा या कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उस कुंडली में? तो आंसर है जितनी जल्दी उसका फ्लक्स बदलेगा। देखो, ये कुंडली है, ये चुंबक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये भी आराम से घूम रही है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और ऐसे लाओ तो स्पीड में लाओ तो उसको भी स्पीड में घूमना पड़ेगा। स्पीड में घूमेगी मतलब प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित होगी। धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगी मतलब दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जितनी तेजी से चुंबक इसके पास आएगा, उतनी ही तेजी से इसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। जितनी स्पीड से चुंबक दूर जाएगा, उतनी ही स्पीड से इसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे।
चुंबक के पास हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स का परिवर्तन होना। तो फिर से जितनी स्पीड से फ्लक्स का परिवर्तन होगा उतनी ही स्पीड से विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो विद्युत धारा जो प्रेरित होती है या विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आंसर, चुंबक के पास दूर जाने की स्पीड पर, मतलब फ्लक्स परिवर्तित होने की स्पीड पर। तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ये किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स के परिवर्तन की स्पीड पर। कितनी स्पीड से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, स्पीड को हमने शब्द बनाया दर। दर का मतलब होता है कितनी स्पीड से फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। सेकंड नियम क्या बन गया, कुंडली का विद्युत वाहक बल कम होगा या ज्यादा, ये किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए। पहला नियम ये कि जब भी किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल और उसके बाद विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है। दूसरा नियम, कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये बात किस पर डिपेंड करेगी? आप एक चुंबक को स्लोली इसके पास लाओगे तो कम विद्युत धारा बनेगी, जल्दी जल्दी इसके पास लाओगे तो तेज विद्युत धारा बनेगी, उसको भी तेज घूमना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को अपने। तो दूसरा नियम क्या बना, कुंडली का विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं वो समानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के। फ्लक्स परिवर्तन की दर मतलब उसकी स्पीड, कितनी स्पीड से फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन का मतलब होता है डिफरेंस, तो क्या बन गया डी फाई। देखना, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स का मतलब फाई, परिवर्तन का मतलब डिफरेंस, और दर जहां भी लिखा हो वहां हम समय से डिवाइड करते हैं, तो dt, dt का मतलब समय। तो ये दूसरा नियम क्या बन गया, विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अंत में लास्ट में फिर से एक बार शॉर्ट में फैराडे के नियम, पहले आपने प्रयोग पढ़े थे, अब उनसे नियम कौन से बने फिर से एक बार सुन लो। पहला नियम फैराडे का, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जिसके द्वारा उस कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा, कुंडली का विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कुंडली का विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल मतलब E, फ्लक्स परिवर्तन मतलब डिफरेंस डी फाई, और दर है मतलब समय से डिवाइड करना है, तो E समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी। ये दो फैराडे के नियम हैं। और हमने आपको वही बताया कि फैराडे के प्रयोग जो थे कि ये कुंडली के पास चुंबक लाई जाए तो करंट कहां से आती है, सबको समझ में आ गया होगा। जब चुंबक पास आएगी तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमेंगे कि वो उसके पास आने का विरोध कर सके, एक चुंबक बन सके, और जब चुंबक दूर जाएगी तो वो ऐसे घूमेंगे कि वो चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। ऐसे घूमने में पास आने का विरोध होता है तो ऐसे घूमने में दूर जाने का विरोध होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन एक बार ऐसे घूमते हैं एक बार ऐसे घूमते हैं, अर्थात विद्युत धारा एक बार इस प्रकार प्रवाहित होती है एक बार इस प्रकार प्रवाहित होती है। और अगर चुंबक को रोक दिया जाए तो क्या होगा, चुंबक रुक जाएगी तो उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा। और कुंडली चाहती क्या है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बदले ना। तो जब चुंबक रुक जाती है तो फ्लक्स का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए कुंडली विरोध करना बंद कर देती है। अब ठीक है, हम ये तो चाहते थे कि हमें परिवर्तित ना करो, जैसे है वैसे रहने दो, ठीक है ना। तो ये सामान्य जड़त्व का नियम है, जड़त्व के नियम के आधार पर ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, ये दोनों फैराडे के नियम हैं। अब इसको हम नोट करते हैं।